दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, शिक्षण और शोध अभियोग्यता से है। इसमें पूछा गया है कि एक चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मिश्रित चर या बाह्य चर। तो सही उत्तर है स्वतंत्र चर। दोस्तों एक चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है वो स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र चर को उस चर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे वैज्ञानिक प्रयोग में बदला या नियंत्रित किया जाता है। ये किसी परिणाम के कारण या कारण का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र चर वे चर हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता अपने आश्रित चर का परीक्षण करने के लिए बदलता है। तो याद रखिएगा, एक चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। जलवाष्प, सूर्य का प्रकाश, उच्च तापमान या हिम। तो सही उत्तर है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। आप जान लीजिए कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण के साथ एक धुंध पैदा करता है। और ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बहुत ही नुकसानदेह है मानव स्वास्थ्य के लिए। एक तो ये दृश्यता कम कर देता है, दूसरे कई प्रकार के श्वास संबंधी व्याधियाँ उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक सुनिश्चित करेगा क्या। ऑप्शन है शिक्षण में एक रूपता, छात्र अधिगम परिणाम, व्यक्तिगत आदर्शों में परिवर्तन या सांस्कृतिक एकीकरण। तो सही उत्तर है एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक छात्र अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करता है। आप जान लीजिए कि संचार ग्रहणशील और अभिव्यंजक जो है ये दोनों होता है। शिक्षकों को अपने छात्रों को सुनने के साथ चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने में भी कुशल होना चाहिए और किसी भी सामग्री के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के विचारों में स्पष्टता जरूरी है। साथ ही जटिल विचारों तथ्यों को सरल करते हुए छात्रों तक प्रेषित करना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक छात्र अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है रिसर्च एप्टीट्यूड से कि शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं। ऑप्शन है विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि या कार्योत्तर विधि। तो सही उत्तर है ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल मेथड में। आप जान लीजिए कि शोध की ऐतिहासिक विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं। ऐतिहासिक विधि में जो हो चुका है उसे दोहराया नहीं जा सकता, इसलिए हमें साक्ष्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए परिकल्पनाएं आमतौर पर अव्यक्त रूप में होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चरों के प्रकारों में किसमें वास्तविक शून्य बिंदु होगा, आपको बताना है। नामिक, क्रमसूचक, अंतराल या अनुपात। तो सही उत्तर अनुपात, ऑप्शन डी। देखिए ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से अनुपात में वास्तविक शून्य बिंदु होगा। सामान्य रूप से माप पैमाने के 4 स्तर होते हैं, नामिक, क्रमसूचक, अंतशत और अनुपात। तो अनुपात पैमाने के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को स्कोर में अंतर और स्कोर के सापेक्ष परिणाम दोनों की तुलना करने की अनुमति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित होती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं सुविधानुसार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, निर्णय प्रतिदर्श या स्तरबद्ध प्रतिदर्श। तो सही उत्तर ऑप्शन डी स्तरबद्ध प्रतिदर्श, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जो स्तरबद्ध प्रतिदर्श प्रणाली होती है ये संभाव्यता पर आधारित होती है। आप जान लीजिए कि जिस प्रतिदर्श प्रणाली में जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभाव्यता ज्ञात होती है उसे संभाव्य प्रतिदर्श प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये सामान्य विज्ञान से हो सकता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना करते समय किसको शामिल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आपको बताना है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय इसमें से किसको शामिल किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसमें 8 प्रदूषक शामिल किए गए हैं, जिसमें आप जान लीजिए कि इस प्रदूषण में पार्टिकल मैटर जो है, पार्टिकल मैटर 2 तरह के हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और PB यानी लेड। इन्हें शामिल रूप से 6 श्रेणियों में बांटा गया है: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर प्रकार के। तो इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय शामिल किया जाता है और AQI को संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक में AQI की गणना करते समय इन गैसों में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा निमज्जक या सिंक है? इसमें देखिए, वन, महासागर, हिम चादर या चरागाह आपको बताना है। तो सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सबसे बड़े निमज्जक या सिंक महासागर हैं। कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को भौतिक और जैविक पद्धति से संग्रहित रखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वन क्षेत्र, चरागाह, मृदा और महासागर ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या होता है? ऑप्शन है, एक परिकलन उपकरण, एक आउटपुट उपकरण, एक नेटवर्किंग उपकरण या एक इनपुट उपकरण। तो सही उत्तर राउटर नेटवर्किंग उपकरण है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर प्रणाली में राउटर ऐसा नेटवर्किंग उपकरण है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और ये OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। राउटर डेटा पैकेटों को उनके IP एड्रेस के आधार पर मार्ग यानी रूट प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशी तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर या समेकित परिपथ। तो सही उत्तर समेकित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट ये तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। देखिए, तीसरी पीढ़ी संगणक या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का प्रारंभ 1964 से हुआ, ये आपको याद रखना चाहिए। 1964 में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव या कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण होता है। अगला प्रश्न ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज में किन 2 अंकों का उपयोग किया जाता है? 1, 2, 0, 1, 1, 3 या 0, 2? तो सही उत्तर है 0, 1। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक और प्रश्न है कि जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह या ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? तो इसको आप जानते होंगे, विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको कर्सर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जब कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह कर्सर कहलाता है। इसे टेस्ट कर्सर या इंसर्जन पॉइंट भी कहा जाता है। कर्सर एक ऐसा संकेतक होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर या अन्य डिस्प्ले डिवाइस पर यूजर इंटरेक्शन के लिए वर्तमान स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। तो आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि जो टिमटिमाता स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह या ब्लिंकिंग जो सिंबल होता है उसको कर्सर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि कौन से वे नियम हैं जो दूर संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद हैं। बैंडविड्थ, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम या नेटवर्क सरफेस यूनिट। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन से जो नियम हैं जो दूर संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये है प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटोकॉल। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर ऐसे नियमों का समूह है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4)(a) में, अनुच्छेद 19(1)(a) में, अनुच्छेद 20(1) में या 21(1) में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 20(1) में। संविधान के अनुच्छेद 20 सबसेक्शन 1 में कार्योत्तर कानून से संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि या जो लागू विधि है उसका अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय के अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति या दंड आरोपित किया जा सकता था वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं। इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड, खिलाफत आंदोलन या मॉन्टेग्यू घोषणा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका है मॉन्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन डी। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ था और मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 का है। तो आप देखिए तो विकल्प डी जो है ये घटना सबसे पहले हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को, खिलाफत आंदोलन 1919 में और मॉन्टेग्यू घोषणा ये 20 अगस्त 1917 की है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन है श्रावस्ती, बलरामपुर, कानपुर नगर या गाजियाबाद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कानपुर नगर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कानपुर नगर है। दूसरे स्थान पर लखनऊ, तीसरे पर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया और गाजियाबाद आते हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पर। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा पर दिन रात लगभग वर्ष भर बराबर होते हैं। जो स्थान भूमध्य रेखा के निकट होगा वहाँ दिन रात के समय में कम अंतर होता है। अगला प्रश्न है संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। ऑप्शन है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी। याद रखिएगा संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था। तो ये कौन सा गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है वेलेस्ली, डलहौजी, विलियम बेंटिक या कॉर्नवालिस।
तो सही उत्तर है वेलेजली, ऑप्शन ए। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड से आई बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर उन्हें कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अगला प्रश्न है, अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती हैं? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या ललितपुर? तो सही उत्तर सोनभद्र हो जाएगा। देखिए, आप जान लीजिए कि अगरिया, भुइया, बैगा ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करने वाली जनजातियां हैं और इन्हें वर्ष 2003 में, यहाँ पर एक तथ्य जान लीजिए, 2003 में अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? स्वदेशी, होम रूल, सविनय अवज्ञा या असहयोग आंदोलन? तो सही उत्तर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी। खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में और असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न संविधान राज व्यवस्था से है कि व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन? ये वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। आप जान लीजिए कि विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 यानी 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, जिसे बजट के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ये 1923 में हुई थी। किस महीने में? दिसंबर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आप जान लीजिए कि जनवरी 1923 के स्वराज पार्टी का गठन जो है जनवरी 1923 में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में कांग्रेस के गया अधिवेशन जो दिसंबर 1922 था उसके बाद किया गया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में हुआ था और इसके उपरांत जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से, यानी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें बंदरगाह हैं काकीनाडा, मसूलीपट्टनम, नागपट्टिनम और विशाखापत्तनम। तो भारत के बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण का व्यवस्थापन जो है ये आप जान लीजिए कि सबसे उत्तर में इसमें विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मसूलीपट्टनम और नागपट्टिनम है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। देखिए, विशाखापट्टनम उत्तर में, उसके बाद काकीनाडा, फिर उसके बाद आएगा मसूलीपट्टनम और फिर नागपट्टिनम। तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया? लद्दाख, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख, ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के हानले में किया गया। इस वेधशाला का नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है, यानी MACE। इस वेधशाला का शार्ट में नाम MACE है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, MACE इसका नाम है। और आप जान लीजिए कि इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने किया था।
अगला है 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका शुभांकर टोंक और ब्लेज था। इसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया। दिल जश्न बोले इसका आधिकारिक गीत था और इसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था। तो इसमें से आपको आईसीसी 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संदर्भ में जो सही नहीं कथन है वो आपको चयनित करना है। तो इसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया था, ये सही नहीं है क्योंकि कुल इसमें 10 टीम ने भाग लिया था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत ने पहली बार अकेले किया। इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था और ऑप्शन बी के अलावा अन्य सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। फकीउल्लाह बरनी, शम्स ए सिराज अफीफ या तुगलक शाह। तो सही उत्तर फकीउल्लाह। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राग दर्पण नामक पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फकीउल्लाह ने किया था। राग दर्पण का मूल नाम मान कौतूहल था, जिसका संकलन ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने किया था। ये पुस्तक संगीत की विविध विधाओं पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। सूची 1 का सूची 2 का संदर्भ करके आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। अभय पनडुब्बी रोधी पोत सही है। निर्भय लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, ये भी सही है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल नाभिकी सक्षम सही है। जोरावर प्रदूषण नियंत्रण पोत, ये आपका सही नहीं है। तो ये जोरावर जो है भारत का हल्का युद्धक टैंक है, याद रखिएगा। ये हल्का युद्धक टैंक है जोरावर, न कि प्रदूषण नियंत्रक टैंक है। और याद रखिएगा, समुद्र प्रताप भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित प्रदूषक नियंत्रक पोत है, जिसका जलावतरण गोवा में अगस्त 2024 में हुआ था। अन्य विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण निर्माण आपके दिए गए हैं स्मारक, और उनको मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश सही है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा सही है। एकात्मकता की मूर्ति ओंकारेश्वर सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान प्रयागराज, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में किया गया था। तो ये पटना में स्थित है, न कि प्रयागराज में। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएँ तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।